हाल है बच्चों, ठीक हो? आई होप आप सब लोग जो है वो अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बग़ैर किसी बहानों के और बग़ैर किसी लेम एक्सक्यूज़ के अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो चीज़ें हैं, सिचुएशंस हैं, बिल्कुल नई हैं। हमें भी नहीं इस चीज़ का आइडिया था, आप लोगों को भी आइडिया नहीं था। तो अब सिर्फ सारा बर्डन चेंज का टीचर्स पे डालना या सिस्टम पे डालना या डिपार्टमेंट पे डालना बिल्कुल गलत होगा। इसके लिए मैंने कहा था आप लोगों को कि हम सबको एफर्ट करनी है, हम सबको इसी चेंज के साथ ही जो है वो अब आगे सरवाइव करना है। दुनिया जहान में ऑनलाइन टीचिंग होती है। जब ये नहीं था वायरस का इशू तब भी होती थी, इससे पहले भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी और बच्चे अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे, पढ़ाइयाँ भी होती थी, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी होते थे। तो ये कोई नई बात या गलत बात नहीं है। अब तो खैर हमारी ये ज़रूरत बन गई है। एनीवे, मैंने अब सीआर से आपके बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि 5 चैप्टर्स नहीं करने हमें, तो पहले 4 चैप्टर्स जो है वो इसमें इंक्लूडेड हैं। 3 क्वेश्चन होंगे, 10-10 नंबर के 3 होंगे या 2 5 नंबर के होंगे और 2 10 नंबर के होंगे। ठीक है, इसमें ये होगा कि 15 नंबर का आपका थ्योरी होगी और 15 ही नंबर का आपका वो न्यूमेरिकल होगा, या 20 नंबर के न्यूमेरिकल होंगे, 10 नंबर की थ्योरी होगी। मतलब मिक्स कॉम्बिनेशन होगा। ये ज़्यादा मेरी कोशिश होगी कि मैं न्यूमेरिकल ही रखूँगी क्योंकि उसमें फिर आप लोगों के नंबर्स के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। वैसे भी ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप इजीली अगर आपकी पे अकाउंट्स के जो मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बताए थे उस पर अगर आपकी ग्रिप है डेबिट क्रेडिट के, तो कोई इतनी मुश्किल एंट्रीज नहीं होंगी करना। तो लेजर तक हमारा जो है वो टेस्ट इसमें मिड टर्म में इंक्लूड होगा। हमने ट्रायल बैलेंस की थी, ट्रायल बैलेंस इंक्लूड नहीं होगी, सिर्फ लेजर तक हम इसको करेंगे। ठीक है, अब मैं ना अब नया मेरा इरादा है कि नया कुछ पढ़ाने की बजाय आप लोगों को इसी को ही जो है वो रिवाइज करवा दी जाए चीज़ें थोड़ी सी, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। क्योंकि ये जो चैप्टर हमने पहले पढ़ा था वो मुझे नहीं लगता कि अभी तक आप लोगों को इसकी चीज़ों को याद होगा। कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस ये हम कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको रहने दें आप। पहले हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बिजनेस होता है वो इंसानों से अलग होता है। ठीक है, अगर एक बंदे ने एक कारोबार शुरू किया है और लेट्स सपोज 2 या 4 या 5 6 महीने बाद उसकी डेथ हो गई है, तो वो बिजनेस जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। उसकी जगह सिर्फ मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी, लेकिन वो जो बिजनेस है उसकी डेथ नहीं होगी, बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, और क्या था ये इसका कि और मतलब देखो ना, द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर 2 सेपरेट एंटिटीज। मतलब ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। ओनर की डेथ हो जाती है, ओनर कहीं चला जाता है, ओनर उस बिजनेस को सेल कर देता है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन जो बिजनेस है वो चलता रहेगा। दोनों चीजें अलग है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ड्राइंग का अगर ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स मतलब कि वो चीज, वो पैसे या वो सामान जो ओनर जो है वो बिजनेस से अपने जाती इस्तेमाल के लिए ले लेता है, उसको ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग्स को हम जब अपने पास एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, मतलब अगर हमने कैश लिया है ओनर ने अपने यूज के लिए, तो हम क्या एंट्री करते हैं? ड्राइंग्स एक्सपेंस डेबिट कर देते हैं और कैश को जो है वो क्रेडिट कर देते हैं। मतलब कैश कम हो गया हमारे पास से और उधर हमने बिजनेस का खर्चा रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि ड्राइंग्स रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, तो ये हम ये क्यों रिकॉर्ड करते हैं? इसको रिकॉर्ड करने का हमारा मकसद ही यही होता है कि हमारा जो बिजनेस था वो ओनर से अलग हो गया। एक दफा ओनर ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो अब वो चीज अलग हो गई, अब वो इसका हिस्सा नहीं रहा। अब अगर वो अपने इसी में से, चाहे वो उसी के पैसे थे, लेकिन अगर अब वो इसमें से निकालता है तो वो हम बिजनेस का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, हाँ जी, देखो जो हम अकाउंट्स में जो बनाते हैं, ये एंट्रीज वगैरह करते हैं, ये हम बिजनेस के एतबार से करते हैं ना, कि बिजनेस ने ये किया, बिजनेस में ये हुआ, कैश आया, कैश गया, फलाने को सेल की, फलाने से परचेज की, परचेज रिटर्न। हम ये उस बंदे के हिसाब या जिसने पैसे लगाए हुए होते हैं उसके हिसाब से तो एंट्रीज ना रिकॉर्ड करते हैं, तो हम बिजनेस के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए बिजनेस जो है वो ओनर से अलग है। सही है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि ड्राइंग्स जो हैं वो हमारा क्या होती हैं? एक्सपेंस होती हैं। ठीक है, और ये कैपिटल को लाइबिलिटी यहाँ पे इसने इसलिए लिखा हुआ है कि जब एक बंदा, मतलब फॉर एग्जांपल जब हमने कहा कि बिजनेस अलग हो गया, ओनर अलग हो गया,
तो अगर बिजनेस ओनर से पैसे लेता है इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब कैपिटल लेता है, तो बिजनेस के लिए तो वो लाइबिलिटी हो गई ना, ठीक है। और जब वो ड्राइंग्स जो था वो बंदा अगर निकाल लेता है तो उसके लिए क्या हो गया, एसेट हो गया, क्योंकि उसने वो चीज वापस ले ली ना उससे। अच्छा, हाँ जी, पर्सनल ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होती। क्यों रिकॉर्ड नहीं होती? क्योंकि वो हमारी ज़रूरत की चीज़ ही नहीं है। हमने फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 50 लाख रुपया बिजनेस में लगा दिया, उसके बाद उसने 30 लाख रुपए की अपने पर्सनल दूसरे पैसों से गाड़ी ले ली, तो क्या वो हम अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, क्योंकि हमारा उससे ताल्लुक ही नहीं है। हमने एक बिजनेस बना दिया, अब हमने उसी के हिसाब से एंट्रीज को अपने पास रिकॉर्ड करना है। फिर गोइंग कंसर्न मैंने आपको बताया था, ये भी वही है कि हमने जो काम कर बिजनेस शुरू किया वो कोई एक दिन के लिए नहीं किया, ये चलता रहेगा, इन्फिनिटी टाइम के लिए चलता रहता है। अब चूंकि हमने इन्फिनिटी को डिफाइन कर दिया है कि भाई जो बिजनेस है ना वो एक ऐसे टाइम के लिए है जो कभी खत्म ही नहीं होगा, तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि आया हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में? इस काम के लिए हम बिजनेस को कि जो साल उसको जो बिजनेस का इन्फिनिटी का टाइम है उसको हमने सालों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इसलिए हम हर साल के एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना के देखते हैं कि भाई हमें इस साल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। फिर हम साल के एंड पे बैलेंस शीट बना के देखते हैं कि भाई बिजनेस के पास कितना एसेट पड़ा है, कितना लायबिलिटी पड़ी है, कितना कैपिटल पड़ा है। फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं कि भाई हमारे पास अब कितना कैश पड़ा हुआ। अच्छा, अब चूंकि ये होता है कि एक साल के बाद आपके लिए चीज़ों को देखना मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, मतलब हम दरमियान में वक्फे से भी इंटरम रिपोर्ट्स के तौर पे भी इसको देखते रहते हैं ताकि हमें पता चलता रहे। इंटरम रिपोर्ट्स होता है कि दरमियान में वक्फे से ना 6 महीने के बाद, तो मतलब हम ये देखते रहते हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो हम बिजनेस चलाना चाह रहे हैं वो कैसा चल रहा है। सही, गोइंग कंसर्न का मतलब गोइंग चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा बिजनेस। फिर वही बात, जैसे कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, कुछ हो जाता है ओनर को, उसके वो चला जाता है, सेल कर देता है बिजनेस को अपने, कुछ भी करता है, तो बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। हाँ जी, मतलब इनडेफिनेटली लॉन्ग पीरियड, मतलब आपका कोई पता नहीं है कि कितने साल, कोई एक 10 साल 20 साल 30 साल के लिए भी चलेगी, का पता नहीं। लॉन्ग टाइम, इनडेफिनेटली लॉन्ग टाइम, हम डिफाइन नहीं कर सकते उस लॉन्ग टाइम को, इन्फिनिट टाइम के लिए चलेगी। ठीक है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि हमने बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ रिकॉर्ड करनी है जिसकी मॉनेटरी टर्म में कोई वैल्यू हो। ठीक है, मतलब जो कि हम फॉर एग्जांपल हम एक बंदा ले आते हैं बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का, हार्वर्ड से पढ़ा लिखा, क्या हम उसको अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं? उस बंदे को नहीं रिकॉर्ड कर सकते ना, क्योंकि उसकी मॉनेटरी टर्म में कोई वैल्यू नहीं है। हम कहते हैं कि यार इस बंदे ने हमारा बिजनेस 0 से उठाकर 1000 पे पहुंचा दिया है। ठीक है, हम उसको सैलरी तो पे करेंगे, उसको हम बिजनेस का खर्चा तो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हम उस बंदे को एज ए एसेट अपने पास नहीं लिख सकते। एसेट क्या होता है? एसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि वो चीज़ जो हमें पैसे जो है वो जनरेट करके देती है। अब वो बंदा जो हम लेकर आए हैं वो भी तो हमें उस बिजनेस मार्केट की कैपेबिलिटीज के मुताबिक हमें चीज़ें जनरेट करके दे रहा है, मतलब वो हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस देके दे रहा है मार्केट से, लेकिन हम उसे अपने पास रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कोई मॉनिटरी, मतलब एक इंसान की एबिलिटी की मॉनिटरी वैल्यू हम लगा नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए वो चीज़ें जिनकी कोई मॉनिटरी वैल्यू होगी सिर्फ उन्हीं को ही अपने पास लिखेंगे, अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। बाकी जैसे कि बिजनेस की भाई साख बड़ी अच्छी है, वो इस बंदे एक फॉर एग्जांपल मिस्टर ए का कारोबार है, उसके मार्केट में इतना अच्छा नाम है, उसके नाम पे ही चीज़ें सेल हो जाती हैं, तो हम उस जो नाम है, मतलब उसकी जो मार्केट में गुडविल बनी हुई है, वो जो साख बनी हुई है, उसको हम अपने पास कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हमारे पास तो कोई ऐसा पैमाना ही नहीं है ना कि हम उसको कहें कि भाई इसकी मार्केट में 10 लाख की वैल्यू बनी हुई है, ये 50 लाख की बनी हुई है, हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये वो इसलिए हम अपने पास सिर्फ वो चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे जिनकी कोई मॉनेटरी टर्म में, जिनको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, ये देखो, मतलब कि आपकी टीम जो है वो बड़ी ऑनेस्ट टीम है, इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? बड़ी पैशनेट है, स्किल्ड बड़ी है, बड़ा अच्छा एटीट्यूड है, बड़ा ही आप जो है ना हर दूसरे दिन बाद नहीं इनोवेट, ये आपको फायदा तो देगी, मतलब ये आपको बिजनेस तो जनरेट करके देगी, लेकिन इन सारी चीजों को आप अपने पास रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर ही नहीं है जिसके थ्रू हम इसको रिकॉर्ड कर सकें। अच्छा,
अकाउंटिंग पीरियड ये मैंने आपको अभी बताया कि चूंकि बिजनेस जो है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इंडेफिनेटली लॉन्ग टाइम टर्म के लिए होता है, तो हमारे लिए ये मुश्किल होता है उसको देखना, समझना कि भाई ये हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। इसलिए हमने उस इनडेफिनेटली लॉन्ग टर्म को क्या किया, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया हुआ है, और वो एक चंक जो है वो 1 साल का होता है। साल के एंड पे हम देखते हैं कि भाई हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना के कि प्रॉफिट में गए हैं कि लॉस में गए हैं, बैलेंस शीट बना के देखते हैं कि हमारे पास एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है और कैपिटल कितना है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात कि जो हमारा पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल ईयर होता है, अच्छा फाइनेंशियल ईयर कहते हैं वो साल का वो पार्ट जिसमें हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज देख रहे होते हैं कि भाई हमने पैसों के मामले में कितने पैसे कमाए हैं, कितना लॉस कमाया है, या कितना जो भी हमारा बैलेंस शीट वगैरह है। अब वैसे तो हमारा साल जो है कैलेंडर ईयर दिसंबर में खत्म हो जाता है, जनवरी में शुरू हो जाता है, लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है पाकिस्तान में वो कब शुरू होता है, 1 जुलाई को शुरू होता है और 30 जून को खत्म हो जाता है। ठीक है, इसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। द वर्किंग हाँ, शॉर्ट पीरियड्स में हमने डिवाइड किया हुआ था छोटे छोटे, और वो शॉर्ट पीरियड यूजुअली 1 साल के होते हैं। फिर 1 साल के लिए भी हम कहते हैं कि यार 1 साल बाद पता चलेगा हमने कि क्या काम किया है, तो हम अपने जाती चेक एंड बैलेंस के लिए 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने में भी उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे पास पॉलिसीज की तरफ से जो टाइम दिया हुआ है वो 1 साल का होता है। उसमें हमारी एनुअल रिपोर्ट्स छपती हैं। एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है और एक बैलेंस शीट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमने अर्न क्या किया और हमारी बिजनेस की वो क्या है, मतलब अभी इस टाइम सिचुएशन क्या है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि चूंकि बिजनेस जो मतलब हम कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर रह के कर रहे होते हैं, मार्केट बड़ी ही फ्लक्चुएटिव चीज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे अब कोरोना आया है, आप देखो कि गोल्ड की प्राइस कहाँ थी, 90-92 हज़ार पे थी, अब आज 1,05,000 पे पहुंच गई है। अब इसका वापस आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो पेट्रोल की कीमत देखो कहाँ से थी कहाँ पहुंच गई है, और डॉलर देखो, मतलब ये कि हमने फॉर एग्जांपल अगर हम गोल्ड का बिजनेस करते थे, अगर हमने 92,000 रुपीज का 10 तोले गोल्ड लिया हुआ था और अब आज वो 1,05,000 का हो गया, तो क्या हम अपने पास ये लिखेंगे कि हमारे पास जो एसेट था 10 तोले गोल्ड का वो बढ़ गया है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमने जिस चीज पर अपनी वो चीज खरीदी थी, अपना एसेट परचेज किया था, हम अपने पास उसी को ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर 92,000 से 1,05,000 हो गया तब भी, 92,000 से 80,000 रुपया हो गया तब भी, मार्केट वैल्यू जो भी है वो इग्नोर कर दी जाएगी, चाहे वो बढ़ जाए चाहे वो कम हो जाए। अगर बढ़ जाएगी तो हम अपने पास प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेते हैं, अगर कम हो जाएगी तो हम अपने पास लॉस रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो एसेट है उसको हम उसी प्राइस पे लिखेंगे ये अपने पास अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में, जिसमें हमने उसको एक्वायर किया हुआ होगा। सही है। अब ये देखो पीसी की एग्जाम्पल है। पीसी देखो पहले के जमाने में कितने महंगे हुआ करते थे, 3-4 हजार, 5,000, 10,000 का भी, बल्कि 50-50 हजार के भी P4 कंप्यूटर्स बना करते थे। अब आज उन्हें कोई पूछता नहीं, आज वो कोई 500 रुपए में भी नहीं लेता आप किसी से। तो अगर हमने अपने पास वो सिस्टम रखा हुआ था 50,000 का बनवा के और अब उसकी वैल्यू 500 हो गई है, तो हम अपने पास 500 रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम अपने पास रिकॉर्ड उससे 50,000 से ही करेंगे। बाकी हम 49,500 का अपने पास लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन जो उसको एसेट को रिकॉर्ड करेंगे वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर ही होगा। अच्छा, डुअल एस्पेक्ट क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि डुअल एस्पेक्ट का, डुअल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है कि एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट। जो एक चीज डेबिट होती है ट्रांजैक्शन में, तो दूसरी चीज क्रेडिट हो रही होगी। हाँ जी, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। अच्छा, ये जो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ ना, थ्योरी जो है आपकी वो इसी में से ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने कैश सेल्स की है, सेल किया आपने कैश पे 10,000 की, दो चीजें हैं कि आ गई आपके पास, कैश भी और सेल भी। कैश आया है, एसेट है हमारा, जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। सेल्स मैंने आपको बताया था जब बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं। ठीक है, कैश डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएगी। मतलब इस ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट हमने रिकॉर्ड कर दिए, एक कैश का और दूसरा सेल का। परचेज किए हमने
डिस्काउंट मिला है जनाब 2000 का, तो क्या चीज़ें आ गई, परचेजेस का जो है हमारा अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है, 20,000 से, और हमने हमारी लाइबिलिटी जनरेट हुई है कितने की, 18,000 की, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है मैंने आपको बताया था वो हमारा प्रॉफिट होता है, डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो हमारा एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है, डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट साइड पे आता है, सही है। तो डेबिट हो जाएंगी परचेजेस 20,000 से, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, अकाउंट हो जाएगा उस बंदे का, क्रेडिट हो जाएगा 18,000 से, और जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो 2,000 से वो रिकॉर्ड हो जाएगा। देखो 20,000 का ही डेबिट था तो क्रेडिट भी 20,000 का हुआ है। अकाउंटिंग इक्वेशन ये मैं आपको कल रिवाइज करवा दूंगी, अब आज के लिए आपके लिए इतना ही है, इसको एक दफ़ा देख लेना। ये जो कन्वेंशंस हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, डेफिनेशंस थी वो चैप्टर के स्टार्ट्स में, ये सब की सब जो है वो आपकी थ्योरी में आएंगी। कोशिश करूंगी मैं 10 नंबर की दूँ, इससे ज़्यादा ना दूँ। बाकी अगर ये थ्योरी 10 नंबर की आई आपकी तो न्यूमेरिकल 5-5 नंबर के 2 हो जाएंगे, और एक न्यूमेरिकल बड़ा होगा वो 10 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशंस वगैरह गौर से करना, एक दफ़ा कोई चीज़ समझ ना आए वही उसको बार बार करने की कोशिश करना, मुझसे पूछ लेना ग्रुप में अगर कुछ समझ ना आए तो इंशाल्लाह हो जाएगा पेपर, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है बिल्कुल भी। बेसिक मेन चीज़ें जो थी वो तो हमने क्लास में कवर कर ही ली थी ना, 3-4 लेक्चर्स बल्कि 6 लेक्चर्स पहले हुए थे, तो इसको देख लेना, आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे बता दो।